वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12, विषय है हमारा भौतिक विज्ञान और हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 7। स्टार्ट हो चुका था, लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक डेरिवेशन भी कराया था। डेरिवेशन था कि एक समान चुंबक के क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्त प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने वहां से निकाला था। ठीक, अब क्या कर रहे थे हम वहां से हम विशेष स्थितियां कर रहे थे, यानी कि स्पेशल कंडीशन। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो निकल के आया था हमारा E बराबर कितना आया था, E0 sin ओमेगा t। ठीक, जहां E क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया। E0 क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम अथवा महत्तम अथवा आयाम, कुछ भी कह सकते हैं। तीनों में से महत्तम मान भी कह सकते हैं, आयाम भी कह सकते हैं और शिखर मान भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, क्या ये जो E नोट है यहाँ पर प्रेरित, यहाँ पर लिख देता हूं, जहां E नोट क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम, ये तीनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक, वहां पे हमारी चल रही थी स्पेशल कंडीशन, यानी कि विशेष स्थितियां। ठीक, स्पेशल कंडीशन में हमने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जब हमारी कुंडली क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र के, जब हमारी कुंडली क्या थी, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी। ठीक, मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताया था, जब हमारी कुंडली आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब वहां थीटा बराबर, वहां पे मैंने एक बात कही थी, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, लंबवत है तो बच्चे क्या करते हैं, 90 कर देते हैं। वहां पे मैंने समझाया भी था आपको कि 90 रखने पर शून्य क्यों आता है कोण, अगर आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो चैप्टर नंबर 4 के हम लेक्चर दोबारा से पढ़ सकते हैं, वहां पर ये चीज वहां पर हम चेक कर सकते हैं कि सर ने क्या बताया था, क्यों आया ये। ठीक, तो अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। यहां पर आया था E बराबर 0, कितना आया था, E बराबर 0 आया था, यानी कि जब हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली क्या थी, लंबवत थी, तब हमारा E का मान कितना आया था, 0 आया था। और दूसरी कंडीशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब कुंडली 1/4 चक्कर घूमकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समांतर, 1/4 चक्कर जब घूमती है कुंडली तो वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, तब थीटा बराबर, समांतर है तो थीटा बराबर होगा हमारा 90। ठीक, हमारा क्या आया था, E बराबर क्या था, E0 sin ओमेगा t की जगह फिर से थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है यहाँ पर, कोणीय विस्थापन। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, और t क्या है, समय। तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या हो गया, कोणीय वेग इंटू समय। तो इस ओमेगा t की जगह हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर थीटा लिख लिया। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो E बराबर E0 sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तब E बराबर कितना आ गया, E0 के। ठीक, यहां पर बात लिख लेंगे, यहां से हमारी
इन दो कंडीशन से एक निष्कर्ष हमने निकाला कि जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे थे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, सबसे न्यूनतम होगा, यानी कि सबसे कम होगा, शून्य होगा। और जब हमारा क्या होगा कि जब हमारी कुंडली क्या होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। यही बात हम लिख लेते हैं कि जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल न्यूनतम तथा जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। ठीक, ये बात हम नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ काम अभी भी सही पूर्वक सही ढंग से नहीं कर रहे, क्योंकि हम अब लास्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भी बच्चे सही नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं, अच्छा काम करना है, तो आपको सभी कुछ लिखना पड़ेगा और उसे समय रहते याद करना पड़ेगा। अपना रिवीजन करते नहीं घर बैठे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रहा हूं आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने अध्याय नंबर 3 में पढ़ा था वैद्युत धारा। क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ठीक, वहां पे जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था चैप्टर स्टार्ट करते हुए लास्ट लेक्चर में, कि वैद्युत धारा में जो आपने पढ़ा था वहां पर डिस्ट धारा का उपयोग हुआ था। ठीक, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि डिस्ट धारा क्या होती है। क्या डिस्ट धारा क्या होती है? ठीक, तो अध्याय नंबर 3 में भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता रहा हूं कि डिस्ट धारा होती क्या है। कि वह धारा जो जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष क्या रहता है? नियत रहता है। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष नियत रहता है, अर्थात नहीं बदलता है, तो वह धारा क्या कहलाती है? डिस्ट धारा कहलाती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वह धारा जिसका
परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं डिस्ट धारा कहलाती है, या उसे डिस्ट धारा कहते हैं। डिस्ट धारा को इंग्लिश में बोले तो हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करें, यहां समय है, ठीक, यहां पर समय बढ़ता जा रहा है, ठीक, अगर हम करें तो इसका जो परिमाण दिशा है वह क्या रहेगी? सब नियत रहेगा, यानी कि कोई बदलाव, कोई चेंजेस इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसी जो धारा बह रही है वो धारा क्या हो गई? हमारी डिस्ट धारा यहां पर हो गई। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे। अभी मैंने बताया डिस्ट धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। पहले प्रत्यावर्ती धारा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो क्या होता है? डिस्ट धारा के जस्ट अपोजिट पहुंच जाइए आप, डिस्ट धारा के जस्ट अपोजिट पहुंच जाइए, यानी कि डिस्ट धारा में क्या था? समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु ये समय के अनुसार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है इसमें? देखते हैं कि ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के सापेक्ष बदले तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद समय अंतराल के बाद उसी परिमाण तथा उसी दिशा की पुनरावृत्ति हो। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, देखो बेटा, हमारे पास क्या है? ऐसी धारा है जिसका परिमाण समय के सापेक्ष बदले। यहां पर क्या था? समय के सापेक्ष नियत था। मैंने क्या कहा था? इसके जस्ट अपोजिट कर देना है, तो हमने अपोजिट कर दिया, बदल दिया। तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। परंतु एक और कंडीशन आ गई है कि उसमें क्या है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है? उसी परिमाण व उसी धारा की, उसी परिमाण व उसकी दिशा क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तब ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, सपोज ये है हमारे पास ग्राफ। ठीक, तो यहां पर क्या होता है? इस तरह से ये धारा चली, माना इसे यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? t समय लगा। अब t एक साइकिल पूरा करा, एक चक्कर पूरा करा उसने। ठीक, अब क्या हुआ?
एक निश्चित समय यानी कि t समय के बाद फिर क्या हुआ, उसने उसी परिमाण में उसी दिशा में क्या कर दी, अपनी पुनरावृत्ति कर दी। तब इस प्रकार की धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि t समय में एक चक्कर यहां तक पूरा करा तो इसे यहां तक, यहां से यहां तक चक्कर पूरा करने में भी समय कितना लगेगा, t लगेगा। ठीक, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखेंगे हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं हम इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे जो हमने रिप्रेजेंट कर लिया वह किससे कर लिया, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रत्यावर्ती धारा का हम समीकरण यहाँ पर देखेंगे। क्या देखेंगे, इस प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण देखेंगे। तो किसके अनुसार लिखते हैं, जो हमने ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण निकाली थी। क्या निकाली थी कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इसके अनुसार यहां पर लिख लेते हैं कि ये नहीं लिखना है आपको, यहां पर लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण